In international politics, only guarantee to peace is power. वेपन्स डिवेस्टेशन भी लेकर आते हैं, लेकिन वेपन्स आपकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, 1939 से 45 वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। कहा जाता है इसका एक कारण था न्यूक्लियर वेपन। अगर यूएसए एंड यूएसआर दोनों न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते तो इस बार का जो वर्ल्ड वॉर था वो भयावह होता, मतलब नेक्स्ट लेवल होता, मेजर डेवास्टेशन दोनों पार्टीज को होता। और वॉर में हमेशा कैलकुलेशन की जाती है कि भाई हमारे लिए एडवांटेज हो, सुपीरियरिटी मेंटेन रखी जाती है। तो क्या न्यूक्लियर वेपन्स एश्योरिटी है पीस की? अब इस पे अलग अलग ओपिनियन है। रीसेंट अपडेट ये है, 1992 में यूएसए ने कह दिया था कि अब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग पर मोरेटोरियम रख रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। ऐसा क्या हुआ है कि 33 साल बाद अब ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है कि देखो अब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे। देखो पाकिस्तान भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। अब ये अपॉर्चुनिटी है क्या इंडिया के लिए कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करें या अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को एटलीस्ट चेंज करें? अगर यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना दोनों न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो भाई यहां तो टू फ्रंट सिचुएशन ऑलरेडी है। तो इंडिया की न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस क्या है? आपको नहीं लगता कुछ रिव्यू करना पड़ेगा? अब एक काउंटर क्लेम ये भी है कि ट्रंप ना ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई इन्होंने नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया इन्हीं का नाम क्यों लिया? भाई न्यूक्लियर वेपन तो इंडिया के पास भी है, इंडिया का नाम नहीं लिया, इजराइल का नाम नहीं लिया, ईरान का नाम नहीं लिया। ईरान पर तो चलो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यार ईरान पर तो हमने B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर दिया था। तो यहां पर एक क्लेम यह भी है कि देखो ट्रंप को जब इंटेलिजेंस ने ब्रीफ किया होगा या पेंटागन ने ब्रीफ किया होगा, तो ट्रंप की आदत है कि जो उनको लगता है सही है वो ओपनली बोल देते हैं। बाद में फिर उनके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग कवर अप करने आते हैं, कहते हैं कि सर ये आपको बताया था, दुनिया को थोड़ा ना बताना था, ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ऐसा कह रही थी। अब आपके ऐसा कहने से अब बाकी देश भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट करने लग गए तो जो बैलेंस है दुनिया का वो तो बिगड़ जाएगा। एंड ट्रंप भी लाइक वो तो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, राइट? तो खैर ये कहां हो रहे थे टेस्ट? ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि दे आर बीइंग डन डीप अंडरग्राउंड, और इसकी वजह से पाकिस्तान चाइना जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, बाहर सतह पर केवल कुछ माइनर वाइब्रेशंस का पता लगता है। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि देखो न्यूक्लियर टेस्ट ना हो इसके लिए भी प्रयास किए गए। जैसे एनपीटी एक ट्रीटी लाए थे, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कहा कि देखो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं ना, उनके पास तो आ गए हैं, लेकिन बाकी देश न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, साइन कर दें इस ट्रीटी पर। इंडिया पाकिस्तान आप भी साइन करो, चलो नॉर्थ कोरिया आप भी करो, और कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अगर आप इस पर साइन करते हैं तो आपको ना सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, आप ना इलेक्ट्रिसिटी बनाना उससे, ऐसा करना। इंडिया पाकिस्तान ने तो मना कर दिया साइन करने से। नॉर्थ कोरिया ने किया, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिली, उसके बाद एनपीटी से बाहर निकल गया, कहा कि ठीक अपना काम हो गया, अब मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। आपको पता है 21वीं सदी में केवल एक ही देश ऐसा है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। पता कौन है? नॉर्थ कोरिया। इसने किया 2006 में, क्योंकि सन 2000 से स्टार्ट हो गया 21st सेंचुरी, 2006 में नॉर्थ कोरिया ने किया। इंडिया और पाकिस्तान ने लास्ट 1998 में किए थे, और यूएसए का डिक्लेयर्ड है 1992, राइट? इसके बाद हम पर सैंक्शंस भी लगे थे, आप सब जानते हैं, राइट? अच्छा, इससे यहीं पर इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी भी डिक्लेयर की थी, बस हमने तो भाई साइन नहीं किया था। 1993 में इन्होंने कहा कि अब टेस्ट बैन होंगे। खैर खुद यूएसए चाइना इन्होंने साइन तो किया था, रेटिफाई नहीं किया। अब क्योंकि इन्होंने रेटिफाई नहीं किया, रेटिफाई का मतलब होता है इनकी पार्लियामेंट से अप्रूवल हो जाना कि भाई यूएसए चाइना न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, तो यानी कि लीगल बाउंडेशन यहां पर नहीं दिख रही है चाइना पर यूएसए पे। समझ रहे ना आप? न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रशिया जिसने रेटिफाई कर दिया था, रशिया ने कहा फिर मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों कहूं कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करूंगा, इसने डी रेटिफाई कर दिया 2023 में। तो आपको लगता है इन सब फैक्ट से दिख रहा है कि यार दुनिया ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्टिंग के ब्रिंक पर है। जो कोल्ड वॉर के दौरान हमने न्यूक्लियर वेपन्स की रेस देखी थी, इस सिचुएशन से पता लग रहा है कि यार वो रेस दोबारा शुरू हो सकती है। अब मतलब इसका कवर अप करते हुए जो इनके एनर्जी सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि अरे देखो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे ही बोल दिया था, एक्चुअली हम जो कर रहे हैं ना वो नॉन क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्टिंग है। लेकिन क्या अपनी बात को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया? ट्रंप ने खुद डिनाई किया? नहीं किया। अब ये क्या है नॉन क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्टिंग? अब इन्होंने कवर अप दिया है कि हम ना एक्चुअली कंप्यूटर सिमुलेशंस करेंगे। हाँ, हम न्यूक्लियर डिवाइसेस को चेक कर रहे हैं
क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन अ न्यूक्लियर वेपन। तो ऐसे में उन डिफरेंट स्टेजेस की हम टेस्टिंग करेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर वॉरहेड है जहां पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी टेस्टिंग से तो भाई साहब क्लाउड बनेगा, रेडियो एक्टिविटी वहां पर फैलेगी, तो वो हम नहीं करेंगे। खैर इंडिया, क्योंकि अब इंडिया के लिए तो एक स्ट्रेटेजिक ट्रबल हो गया ना ये, चाइना और पाकिस्तान ने हालांकि डिनाई किया है, नहीं नहीं हम कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन भाई साहब डिनाई तो करते ही हैं, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन के तहत शायद वो कर रहे हो, राइट, जिससे कि इंडिया के लिए डिलेमा हो जाए। अच्छा फिलहाल स्टेटस कुछ ऐसा है, इंडिया के पास कुल 180 न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास कहा जाता है कि हमसे 10 कम है, यानी कि 170 है, लेकिन सिचुएशन यहां ट्रबलसम हो जाती है, चाइना के पास 600 हैं, यानी कि इंडिया से 3 गुना से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा रशिया के पास, देन यूएसए, देन चाइना, ऐसा ट्रेजेक्टरी ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक फैक्ट है। अच्छा इजराइल देखिए, इजराइल के पास भी 90 कहे जाते हैं, हालांकि इजराइल कहता है ना, तो वो कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और ना ही कहता है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी, मतलब डर कर रहो, क्योंकि हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारे पास नहीं है। खैर इंडिया के लिए क्योंकि दोनों फ्रंट पर सिचुएशन है, और पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज है, कैसे, अगर वो सही में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग कर रहा है और इंडिया न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग नहीं कर रहा है, तो भाई पाकिस्तान के लिए तो केवल एक ही एडवर्सरी है, वो है इंडिया। तो इंडिया पर फोकस होकर आपको नहीं लगता वो अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को एडवांटेज में ले जाएगा। इसका मतलब ये होता है, देखो दो तरह के न्यूक्लियर वेपन होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन, मतलब आपने उसका इस्तेमाल किया एक शहर पर और शहर हो गया भस्म, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, राइट, आपने सिविलियन का मिलिट्री सबको तहस नहस कर दिया। कुछ होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, समझ लीजिए कि एक मिनिएचर है ये न्यूक्लियर वेपन का, ये आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं किसी, जहां पर मिलिट्री के साथ आपका कन्फ्रंटेशन हो रहा है, जिससे कि वहां पर दूसरे देश की मिलिट्री को नुकसान पहुंचाओ और एरिया डेनाइल टेक्निक लगा दो कि भाई अब वहां रेडियो एक्टिविटी फैल चुकी है, अब आओ यहां से तुम। तो पाकिस्तान के पास ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल जैसे नस्र है, नस्र मिसाइल, तो हो सकता है कि ये इन्हीं टेस्टिंग के थ्रू ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को मजबूत कर रहा हो, जिससे कि इंडिया पर वो, मतलब कि हमारे ऊपर थ्रेट को बढ़ा सके, ये भी यहां पर एक चैलेंज हो सकता है। अब आप कहोगे न्यूक्लियर टेस्टिंग से होता क्या है, न्यूक्लियर टेस्टिंग से आता है आपके पास एम्पिरिकल एविडेंस, यानी कि एग्जैक्ट डेटा, जिससे कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी को और ज्यादा करेक्ट कर सकते हो, शार्प कर सकते हो। जैसे इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, अब हमारे पास वो वाला डेटा है, उसके बाद फिर हम कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं, जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स होते हैं उसके बेसिस पर हम टेस्ट करते हैं कि हाँ दिस इज आवर न्यूक्लियर वेपन रेडीनेस। लेकिन एक्चुअल जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होता है वो आपको एक डेफिनेट एडवांटेज देता है अपनी न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस में। अब जैसे कोल्ड वॉर के दौरान आपको बताऊं तो 1000 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे यूएसए ने, 1000, उससे करीब 50 कम करे थे रशिया ने, और करीब 47 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे चाइना ने इस पीरियड में। सोचो 47 न्यूक्लियर टेस्ट चाइना ने किए हुए हैं, तो यानी कि उसके पास तो भाई ज्यादा डेटा है ना न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम को और ज्यादा शार्पन करने का। हमने 2 करे हैं, पोखरण 1 और पोखरण 2, राइट। अभी पोखरण 2 की स्टोरी आएगी जिससे लगेगा कि यार शायद ये एक चैलेंज है। अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना हो सकता है इस पर फोकस कर रहा है, MIRV। इसका मतलब ये होता है, एक तो होता है सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड वाले वेपन, एक होता है कि एक ही मिसाइल में आपने मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। जैसे इस इमेज के थ्रू आई थिंक आप समझ सकते हैं, जैसे ये होगा सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड, लेकिन इस मिसाइल में देखिए मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और जो मल्टीपल मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आपके डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर चाइना इस पर काम कर रहा है तो भाई ये तो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। टेस्टिंग का एडवांटेज तो मैंने आपको बता ही दिया। क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन देखिए क्या आता है, इंडिया नो फर्स्ट यूज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, मतलब ये हमारी डॉक्ट्रिन है, मतलब हम पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड टाइम हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, जिससे इतना नुकसान आपको होगा कि आपने फर्स्ट टाइम हम पर क्यों यूज किया था, आप इसके बारे में सोचोगे और पछताओगे। दैट इज इंडियाज पॉलिसी। तो उसमें एक वर्ड यूज होता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाकर तभी आपको सिक्योरिटी मिलेगी जब दूसरा विश्वास करे कि हां आप वाकई मैसिव रिटेलिएशन कर सकते हो। अब विश्वास कैसे दिलाएं भाई, कैसे दिलाएं, क्या न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करके दिखाएं क्या? तो देखो मतलब न्यूक्लियर मिसाइल तो यूज नहीं कर सकते, तो तरीका क्या है, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, जिससे कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को शो करो। लेकिन इंडिया ने 1998 में जब सैंक्शंस ले गए और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई हम न्यूक्लियर पावर बन गए, हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड न्यूक्लियर
अब हम मॉरेटोरियम रख रहे हैं, अब हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कारण जो आपका पोखरण 2 था ना, न्यूक्लियर वेपन का जो हमने टेस्ट किया था, अब उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन उठते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? अब हमें इसी को तो काउंटर करना है, तभी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे इंडिया की वल्नरेबिलिटी देखिए, 2 तरह के न्यूक्लियर वेपन इसमें भी डिवाइसेस होते हैं, एक फिशन होता है, एक फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो सिंगल स्टेज होता है उसमें तो क्या होता है कि आपने मतलब एक पर्टिकुलर हैवी, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, उसके एटम को ब्रेक कर दिया और उस फिशन से आपकी वो चेन रिएक्शन होगी जिससे कि एनर्जी यील्ड जो होगा दैट इज गोइंग टू क्रिएट डिवास्टेशन। समझ लीजिए ये एक दिवाली के फायर क्रैकर की तरह है, ठीक है। एनालॉजी को सीरियसली मत लेना, क्योंकि लेकिन समझाने के लिए है कि एक बार आपने आग लगाई तो भाई साहब अब तो वो फटेगा। लेकिन जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस होता है, जो नेक्स्ट लेवल है, उसमें 2 स्टेजेस होते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या करते हो, आप एक को ब्रेक करते हो, मतलब एक फिशन रिएक्शन करते हो। लेकिन यहां से जब एनर्जी यील्ड निकलती है, वो फिर दूसरी जगह जैसे हाइड्रोजन एटम्स आइसोटोप्स को फ्यूज करती है, तो फ्यूजन से जो एनर्जी निकलती है वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल होती है। इसी वजह से जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस है जिसमें 2 स्टेज न्यूक्लियर वेपन है, इसको हम कहते हैं सिटी बस्टर। ये पूरे के पूरे शहर का शहर खत्म कर देता है। अगर आपसे पूछूं कि यार 1945 में जब हिरोशिमा पर अटैक हुआ था, जो यूएसए ने किया था न्यूक्लियर वेपन का, उसने किसका इस्तेमाल किया था? उसने न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल किया था या इस तरह के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल किया था जिसमें 2 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्शंस थी? क्या कहते हो आप? आंसर दो कमेंट में। तो शायद आपने से कहेंगे यार सर पूरा शहर बर्बाद हो गए थे, बताओ हिरोशिमा देन नागासाकी, तो शायद इसी का इस्तेमाल किया होगा। आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। उसने सिंगल स्टेज का इस्तेमाल किया था, सिंगल स्टेज की ये तबाही थी, तो सोचो इनकी क्या तबाही होगी। फ्यूजन से तो मतलब ज्यादा बड़ी तबाही होगी। सिटी बस्टर इसी वजह से कहा। जैसे एग्जांपल देता हूं, जो हिरोशिमा में यूज हुआ उसमें 15 किलोटन फिशन वेपन था, 15 केटी मान लीजिए। जो मॉडर्न थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं दे कैन हैव सेवरल 100 किलोटन और मोर। सोचो सेवरल 100 किलोटन, 15 से ये तबाही थी, तो सोचो सेवरल 100 से क्या होगा। यानी कि 10 से 50 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अब मे की 1998 की इस वाली हम पोखरण 2 पर बात करते हैं। अब एक थियरी ये सर्कुलेट होती है इंटरनेशनल मीडिया में कि एक्चुअली इंडिया ने कहा कि पोखरण 2 में 3 न्यूक्लियर डिवाइस इंडिया ने यूज किए। कौन से? एक 15 केटी कैपेसिटी का था, एक 45 केटी कैपेसिटी का था। जो 45 केटी था एक्चुअली दिस वाज टू शो कि इंडिया के पास थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, थर्मोन्यूक्लियर वेपन है इंडिया के पास। और एक सब केटी था 0.2 केटी। तो 3 टेस्ट हुए थे, 3 वेपन थे। अब ये कहा जाता है कि जो 15 केटी था उसका जो क्रेटर है, मतलब जब न्यूक्लियर वेपन यूज होगा तो भाई गड्ढा बन जाएगा, है ना, क्रेटर इज गोइंग टू बी देयर, तो वो तो शो हुआ। लेकिन 45 केटी वाला जो हमारा थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, जो फ्यूजन वाला डिवाइस था, कंपोनेंट था, उससे जो क्रेटर क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो एक तो ये फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे उस समय से आज तक कई एक्चुअली सवाल इस पर उठते आए हैं, राइट, कि भाई 45 केटी वाला डिवाइस तो यार और ज्यादा डेवास्टेशन लाता, और क्रेटर था, वो कहाँ है? अब फर्स्ट जो साइंटिफिक डाउट है कब उठा, ये पीके अयंगर जी, जिनको डॉइन कहा जाता है इन द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इन्होंने एक रिवील किया। इन्होंने कहा कि एक्चुअली जो 45 केटी वाला जो डिवाइस था उसका जो फ्यूजन रिएक्शन होना था, केवल 10% ही जो न्यूक्लियर फ्यूल था वो बर्न हुआ था। तो 10% इन्होंने अगर कह दिया तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था। यानी कि जो 2 स्टेज न्यूक्लियर वेपन है उसकी टेक्नोलॉजी फिर इंडिया के पास प्रूवन कैसे हुई? ये सवाल इन्होंने पीके अयंगर जी ने उठा दिए। इसका मतलब है कि यार ये तो फिजल कैटेगरी में आ गया, यानी कि पार्शियल कैटेगरी में आ गया, फुल में नहीं आया। अभी आगे बढ़ेंगे स्टोरी में, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे अपडेट्स यहां पर आते हैं, कोई वीडियो एनालिसिस आपका मिस नहीं होगा। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी चल रही है, वेल एंड गुड, बेस्ट, लगे रहिए आप। अगर आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड हेल्प तो आप इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं, P2I प्रोग्राम। त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा स्टडी IQ कोर्सेज पे। और स्टार्ट कर दीजिए। मेन बात है कि शुरुआत कीजिए अपने गोल की तरफ, ठीक है। क्लासेस, मेंटरिंग, कंटेंट सब मिल जाएगा। और PSR ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीटली मैं ही पढ़ाता हूँ। GS में आपको पॉलिटी में मिलता हूँ। तो ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर से। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर कोई PSR ऑप्शनल को मास्टर करना चाहता है बेसिक से डेप्थ तक। आंसर राइटिंग, पर्सनल मेंटरिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें है। त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू जस्ट स्टार्ट नाउ। अब एक और सज्जन है संथानम जी। अब ये DRDO में काम करे, सीनियर DRDO ऑफिशियल थे, फिर उसके बाद ये IDSA के डायरेक्टर भी रहे। 11 साल तक ये साइलेंट रहे,
क्योंकि उन्होंने डीआरडीओ में काम करे थे एंड ही वाज पार्ट ऑफ पोखरण 2, सबसे बड़ी बात ये है उस टेस्ट का पार्ट थे। फिर इन्होंने भी यही सेम रिवील किया जो पीके अयंगर जी ने किया था। 2009 में इन्होंने रिवील किया कि भाई जो थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का वो फिजल था, यानी कि वही बात कि पार्शियल बर्न हुआ था, वो फुल बर्न नहीं हुआ था, इसी वजह से शायद वो क्रेटर नहीं बना था। तो ये एक थ्योरी आ गई कि फ्यूजन स्टेज पर इंडिया को दोबारा टेस्ट करना चाहिए। फिर देखिए एक साइंटिफिक कंफर्मेशन एक और, ये है अशोक पार्थसारथी। एक्चुअली ये साइंटिफिक एडवाइजर थे टू पीएम, तो भाई इनके पास तो एक्सेस था इन्फॉर्मेशन का। इन्होंने और के संथानम ने मिलकर द हिंदू में एडिटोरियल लिखा था 2009 में। अब उसमें इन्होंने सेम बात को रिपीट किया कि 1998 वाज नॉट ओनली फॉर बिलो द डिजाइन प्रिडिक्शन मेड बाय दी भाभा, तो मतलब जो बीएआरसी था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने कहा कि नहीं, एज पर डिजाइन जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था उसने काम किया था। लेकिन डीआरडीओ के फॉर्मर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि यार यहां तो डिवीजन हो गया ओपिनियन का, राइट। अब उस समय की सरकार क्या कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी ये दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आई होंगी। डीआरडीओ कह रही है कि नहीं, पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर वाला, 15 केटी वाला तो सक्सेसफुल था, यानी कि इंडिया के पास फिशन वाला न्यूक्लियर वेपन तो है जिससे हिरोशिमा नागासाकी जैसा काम हुआ है। लेकिन ये वाला, इसके बारे में क्या, राइट। तो ऑलरेडी आपको याद होगा 1998 में यूएस एंड मैनी नेशंस इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया कि भाई आपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया 1998 में, आप स्टेबिलिटी को हटा रहे हो। देखो 1993 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी लेकर आए थे, 187 नेशंस दुनिया के एग्री हो गए थे कि हाँ न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे, बर्बादी है, लेकिन आप कर रहे हो। तो ऐसे में एक कयास ये लगाया जाता है कि उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समझा मामले की नजाकत को और कहा कि यस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ बीएआरसी कि हाँ इंडिया का थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी सक्सेसफुल था, और हाँ अब हम नेक्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एनफ न्यूक्लियर कैपेसिटी तो आ गई। भाई फिशन वाला आ ही गया तो फ्यूजन को भी कहा कि है, राइट। तो बीआरसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जब ये 2009 में आर्टिकल रिलीज हुआ और जब इस पे क्वेश्चंस उठने लगे, इंटरनेशनल मीडिया में भी सवाल उठा, तो उस समय पर सरकार थी पीएम मनमोहन सिंह जी की। अब याद होगा 2007-8 में क्या चल रहा था, ऑलरेडी यूएस और इंडिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, 123 एग्रीमेंट। और सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया के साथ करने के लिए यूएसए ने एक हाइड एक्ट लाया था, HYD। अब उसके बेसिस पे इन्होंने कहा था कि इंडिया, आप अपनी तरफ से कंफर्मेशन देते हैं कि आप कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यूएस की कंपनीज आपके यहाँ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फील्ड में यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगी पावर जनरेशन के लिए। अब आप ये आश्वासन दे दीजिए कहीं वहां से न्यूक्लियर फ्यूल को निकालकर एनरिच करके आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। तो इंडिया ने वहां पर यह आश्वासन दिया था। तो 2007-8 में इंडिया ऑलरेडी यूएसए को यह आश्वासन दे चुका था और 2009 में यह रिपोर्ट्स रिवील हो रही थी। तो अब क्या करें? तो ऑलरेडी भाई मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने यही ठाना कि भाई बीआरसी की रिपोर्ट जो है हम उसी को मानेंगे और हम अपने न्यूक्लियर टेस्ट की जो इंटीग्रिटी है उसी को एक्सेप्ट करेंगे। और दिस इज नॉट द राइट टाइम क्योंकि अभी हमें यूएसए के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करना है। यूएसए हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो उससे हमें और ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। तो अब थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए? क्योंकि हम अपनी पॉलिसी में कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम मतलब डेटरेंस। इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम मैसिव रिटेलिएशन कर सकते हैं। तो क्या चाइना के पास 600 न्यूक्लियर वेपन है, तो अगर हमें चाइना पर मैसिव रिटेलिएशन अक्रॉस चाइना ये कैपेसिटी दिखानी है, देखिए कई बार इस वजह से वेपन की जरूरत होती है कि आप ऐसा कर सकते हो जिससे दूसरा अपनी हद में रहे, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फर्दर, पहले से नुकसान पहुंचाया हुआ है उसने, अक्साई चीन कब्जा रखा है, और नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना करे, तो आपको शो करना पड़ेगा यस यू कैन डू दैट। दैट्स द पर्पस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो इस कंटेक्स्ट से कहा जाए तो यस इंडिया नीड्स, और अगर पाकिस्तान भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है, स्मॉल कैटेगरी के न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है, तो उसके कंटेक्स्ट से भी यार इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि न्यूक्लियर टेस्ट करे। लेकिन बात यह है कि करंट सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी है या फिर अल्टीमेटली क्योस है कि फिर वेस्ट हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने लगेगा। देखिए पॉइंट ये है कि अगर यूएस से, हालांकि वो कवर अप दे रहा है कि नहीं हम तो कंप्यूटर सिमुलेशन बेस्ड न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, लेकिन अगर यूएसए सही में न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, क्योंकि रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना कर रहे हैं अंडरग्राउंड, तो भाई इंडिया को भी कम्युनिकेट करना चाहिए यूएसए से कि भले ही हमारे बीच में ये डील है, लेकिन चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इट इज एप्ट टाइम कि इंडिया भी न्यूक्लियर टेस्ट करे और न्यूक्लियर डिटरेंस को और स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ये कहता है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो एक अपॉर्चुनिटी है।
प्लस इंडिया ये भी कह सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IAEA है, तो हम उसको भी स्कोप में रखें कि हालांकि आपका काम है कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बन रही है कि नहीं बन रही है इसको देखने के लिए, लेकिन हम जो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे हम ट्रांसपेरेंटली कर लें, जिससे कि हम जो हमारा ट्रेड है वो इंपैक्ट ना हो। सैंक्शंस की पॉलिसी को इंडिया अभी ना झेले, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर फोकस करना है, लेकिन सिक्योरिटी भी तो जरूरी है। तो ऐसे में अगर यूएसए का सपोर्ट इंडिया को मिल जाए, क्योंकि वो खुद करेगा न्यूक्लियर टेस्ट, इफ दैट रिपोर्ट इज करेक्ट, तो इंडिया को लेवरेज दे टू काउंटर बैलेंस चाइना। तो ऐसे में दिस कैन बी अपॉर्चुनिटी, बट फॉर दैट वी नीड टू हैव डिप्लोमेटिक आउटरीच, बैक चैनल डिप्लोमेसी। कई बार फॉर्मल एंगेजमेंट में ये चीजें निकल कर नहीं आती, जिससे कि इंडिया को स्कोप मिले कि हाँ वी आर गोइंग टू काउंटर बैलेंस टेस्ट अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन। यही बात थी। इससे एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज इंडिया को मिलेगा अगेंस्ट दिस टू फ्रंट you can say challenge that Pakistan और China are bringing over us. I think अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर सब कुछ है आपको क्लियर, यू कैन मेंशन वाह, आपका इंडिपेंडेंट ओपिनियन क्या है आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डू यू थिंक दैट इंडिया नीड्स टू बी मोर प्रोएक्टिव इन न्यूक्लियर डिफेंस अप्रोच? अच्छा, कमेंट में ये भी बताइएगा कि चाइना की और पाकिस्तान की ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। जैसे इंडिया की है नो फर्स्ट यूज, क्या पाकिस्तान चाइना वाकई ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज कहते हैं? और इंडिया ने भी रिसेंट पास्ट में क्या इंडिकेट किया है कि आर वी स्टिल कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज? एक्चुअली ये इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन करके एक टॉपिक भी आता है जो मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में डिटेल में पढ़ाता भी हूं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लास में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।